दक्षिणापथ के लघु राजवंश देवगिरी के यादव। दक्षिणापथ के लघु राजवंश देवगिरी के यादव। देवगिरी के यादवों का इतिहास दक्षिणापथ, दक्षिण भारत के मध्यकालीन राजनीतिक परिदृश्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। यह राजवंश न तो आरंभ में कोई विशाल साम्राज्य था, न ही उनके शासकों को महान विजेताओं के रूप में जाना जाता है, परंतु जिस संतुलन, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक दूरदर्शिता और सामरिक स्थिति के आधार पर इस वंश ने आधुनिक महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बड़े भू-भाग पर लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया, वह इतिहास में विशेष स्थान रखता है। यादव वंश का उदय चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के मध्य शक्ति संघर्ष के बाद हुआ। जब इन दोनों महान साम्राज्यों का क्षय होने लगा, तब प्रांतों में फैले सामंती कुल प्रमुख सत्ता केंद्र बनने लगे। उन्हीं में से एक यादव वंश था, जिसने बाद में देवगिरी को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक अवस्था। यादवों की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें सेनाभिक या स्थानीय सामंती प्रमुख मानते हैं, तो कुछ उन्हें पुराने सेनापति वर्ग का विकास बताते हैं। परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे दक्कन के स्थानीय कृषक योद्धा समुदायों में से थे, जिन्होंने चालुक्यकाल में सामंती दायित्व निभाए और बाद में सत्ता के रिक्त स्थान का उपयोग करके स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रारंभ में उनका राजनीतिक केंद्र सीऊन, देवगिरी, पैठण और नासिक के आसपास के क्षेत्र थे। वे राष्ट्रकूटों के सामंतों के रूप में उभरते हैं और राष्ट्रकूट शक्ति के पतन के बाद धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं। राजा भिल्लम वी और स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना। यादव वंश के वास्तविक संस्थापक भिल्लम वी माने जाते हैं। उन्होंने 12वीं शताब्दी में चालुक्यों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्रता की घोषणा की। भिल्लम वी ने देवगिरी किले का निर्माण करवाया, प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित किया, सेना को सुदृढ़ किया और यादवों को एक संगठित राज्य का रूप दिया। देवगिरी किला इस वंश का श्रेष्ठतम स्थापत्य चिन्ह है। ऊंचाई पर स्थित यह दुर्ग प्राकृतिक सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। भिल्लम वी के समय यादव धीरे धीरे कोंकण, महाराष्ट्र के आंतरिक क्षेत्रों और कर्नाटक की उत्तरी सीमाओं पर अधिकार करने लगे। इससे राज्य का आर्थिक, सैन्य और भौगोलिक विस्तार हुआ। सिंघंटू का काल, यादव शक्ति का उत्कर्ष। यादवों के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राजा सिंघंटू है। उसका काल यादव शक्ति का स्वर्ण युग माना जाता है। उसने चालुक्यों की शेष बची राजनीतिक दखल को हटाकर संपूर्ण दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। होयसलों, काकतीयों, पांड्यों और चालुक्य शाखाओं के विरुद्ध सफल अभियानों का नेतृत्व किया, कर्नाटक के कई भागों पर विजय प्राप्त की और राज्य को प्रशासनिक रूप से अत्यंत सुदृढ़ किया। सिंघंटू के समय यादव वंश दक्षिण भारत की बड़ी शक्तियों में गिना जाने लगा। उसका शासन धार्मिक सहिष्णुता, कला संरक्षण और स्थिर प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। यही वह काल है जब समृद्ध कृषि व्यवस्था, व्यापारिक मार्गों का विकास, मंदिर निर्माण और शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार सब हुआ। शासकों की नीति और राज्य का प्रशासन। देवगिरी के यादवों का प्रशासन अत्यंत संगठित था। उनकी मुख्य विशेषताएं थीं: गांव आधारित कर व्यवस्था, कृषि का विस्तार, भूमि मापन और जल संरचना पर ध्यान, सेना में घुड़सवारों और धनुर्धारियों का बड़ा हिस्सा, मंदिरों और मठों को दान। धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण सहिष्णु था। शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को संरक्षण मिला और वीरशैव आंदोलन को भी राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुई।
यादवों के पतन की पृष्ठभूमि, उत्तर भारत की नई शक्ति का आगमन। 13वीं शताब्दी के अंत में जब दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण की ओर बढ़ने लगा, तब यादव राज्य सबसे पहले टकराने वाली शक्तियों में से था। देवगिरी का किला मजबूत अवश्य था, किंतु दिल्ली के सैन्य संगठन और प्रशासनिक शक्ति का सामना कर पाना कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर अचानक आक्रमण किया। राजा रामचंद्र यादव इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे। उनकी हार के बाद भारी कर देना पड़ा और देवगिरी कुछ समय के लिए सल्तनत का अधीनस्थ राज्य बन गया। बाद में रामदेव का पुत्र शंकरदेव भी खिलजी सैन्य दबाव का सामना नहीं कर सका। अंततः 1318 में मलिक काफूर के अभियानों के दौरान यादव राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया गया और सल्तनत की दक्षिणी राजनीति का केंद्र बना दिया गया। यादव वंश का ऐतिहासिक महत्व। देवगिरी के यादवों का महत्व केवल उनके राजनीतिक विस्तार में नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी है। उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां महाराष्ट्र और कर्नाटक की मध्यकालीन संस्कृति का विकास, मराठी और कन्नड़ साहित्य का संरक्षण, मंदिर कला और भक्ति परंपरा का विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सिंचाई प्रणालियों का सुधार। यादवों का शासन दक्कन के मध्यकालीन इतिहास में स्थिरता और समृद्धि का काल माना जाता है। उनका पतन भले ही दिल्ली सल्तनत के सैन्य दबाव के कारण हुआ, पर उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक छाप शताब्दियों तक बनी रही। समग्रता। देवगिरी के यादव दक्षिणापथ के इतिहास में एक मजबूत, संगठित और समृद्ध क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरते हैं। उन्होंने न केवल अपनी सामरिक दूरदर्शिता से राज्य का विस्तार किया, बल्कि दक्कन की सांस्कृतिक परंपरा को भी जीवंत बनाया। उनका उदय स्थानीय शक्तियों के संगठन का प्रतीक था और उनका पतन उत्तर भारत की नई उभरती हुई राजनीतिक सत्ता, दिल्ली सल्तनत, के प्रभाव का संकेत। यादव वंश की वंशावली। यादव वंश का इतिहास दक्कन की राजनीतिक संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इस वंश की जड़ें प्रारंभिक सामंतों और स्थानीय क्षत्रिय प्रमुखों में मिलती हैं, जिन्होंने राष्ट्रकूटों और चालुक्यों की सेवा करते हुए धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया। यादव वंश का क्रमिक विकास एक छोटे सीऊण प्रदेश के सरदारों से उठकर एक विस्तृत और प्रभावी दक्कनी साम्राज्य तक पहुंचता है। इस वंश का प्रारंभिक उल्लेख दक्कन के ग्रामीण प्रमुखों और सेना नायकों के रूप में मिलता है। इनमें से दृढ़ प्रशस्ति, सिंगण और पृथ्वीराज जैसे नाम आते हैं, जिन्होंने परिवार को सामंत स्थिति से आगे बढ़ाया। किंतु यादव राज्य का वास्तविक उभार भिल्लम वी के समय होता है। भिल्लम वही शासक था जिसने चालुक्यों के पतन का लाभ उठाकर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और देवगिरी को राज्य का केंद्र बनाया। उसके बाद सिंहण II, कृष्ण, महादेव, रामचंद्र और शंकरदेव जैसे शासकों ने राज्य को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत किया। वंश का उत्तराधिकार क्रम इस प्रकार विकसित होता है: सामंती सरदारों से शुरू होकर भिल्लम, फिर सिंहण द्वितीय, तब कृष्ण और महादेव जैसे शासकों के हाथों में पहुंचता हुआ अंततः रामचंद्र और अंतिम राजा शंकरदेव तक पहुंचता है, जिसके साथ 1318 में दिल्ली सल्तनत के हाथों यादव वंश का पतन हो जाता है। यह वंशावली यह स्पष्ट करती है कि यादव राज्य किसी एक शासक की देन नहीं था, बल्कि पीढ़ियों की राजनीतिक दृढ़ता, सैन्य नेतृत्व और क्षेत्रीय पहचान का परिणाम था। सिंहण द्वितीय के युद्धों का विस्तृत। सिंहण द्वितीय देवगिरी यादवों का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसका शासन यादव साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। सिंहण द्वितीय न सिर्फ एक युद्ध नायक था, बल्कि वह एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी था, जिसने दक्कन के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया।
उसका पहला बड़ा संघर्ष चालुक्य उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर हुआ। सिंहन ने चालुक्यों के बचे खुचे प्रभाव को निर्णायक रूप से समाप्त किया और खुद को दक्कन का वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद सिंहन ने दक्कन की 3 महाशक्तियों काकतीय, होयसला और सेनानी चालुक्य शाखाओं के विरुद्ध अभियान शुरू किए। काकतीयों से उसका संघर्ष तुंगभद्रा के उत्तरी क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर था। सिंहन की सेना तेज, अनुशासित और घुड़सवार बल पर आधारित थी, जिससे काकतीय सेनाएं कई बार पीछे हट गईं। सिंहन ने वारंगल के समीपवर्ती क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और काकतीय साम्राज्य को उत्तर की ओर बढ़ने से रोका। होयसलों के साथ उसका संघर्ष अधिक उग्र और निरंतर था। कर्नाटक के उत्तरी भागों, विशेषकर बीदर और रायचूर दोआब, दोनों राज्यों के लिए सामरिक महत्व रखते थे। सिंहन द्वितीय ने कई अभियानों में होयसलों को पराजित किया और राज्य की सीमाएं दक्षिण की ओर विस्तारित की। इन युद्धों में उसकी रणनीति, गुरिल्ला शैली, तेज हमला और पहाड़ी भू-भाग का उपयोग काफी प्रभावी सिद्ध हुई। कर्नाटक और आंध्र दोनों को प्रभावित करने वाले इन युद्धों के परिणामस्वरूप सिंहन द्वितीय दक्कन का सबसे प्रभावी शासक बन गया। उसकी इन विजयों ने यादव साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से महान शक्ति बना दिया। देवगिरी किले का स्थापत्य विश्लेषण। देवगिरी किला यादव साम्राज्य की वास्तुशिल्प बुद्धिमत्ता और सामरिक दृष्टि का अद्वितीय प्रतीक है। यह किला दक्कन के पठारी भू-भाग पर स्थित है और प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था इस किले को दुर्गों में अनुपम बनाती है। देवगिरी किले की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी प्राकृतिक चट्टानों और ऊंचे पहाड़ी ढलानों का वास्तुकला में उपयोग। किले तक पहुंचने वाला मार्ग अनेक मोड़ों, खड़ी सीढ़ियों और संकीर्ण पथों से होकर गुजरता है, जिससे आक्रमणकारी का आगे बढ़ना अत्यंत कठिन हो जाता था। किले का प्रवेश द्वार एक ऐसे मोड़ पर स्थित था जहां सैनिक ऊपर से शत्रु पर हमला कर सकते थे, पर शत्रु सैनिकों के पास प्रतिरोध का मार्ग सीमित होता था। किले की दीवारें अत्यधिक मोटी और ऊंची हैं, जिनमें तीर द्वार, प्रहरी स्थल और कंगूरे बनाए गए हैं। किले के भीतर जल संग्रह की अत्यंत उन्नत व्यवस्था थी। भीतर के तालाब, कुंड और जल नालियां ऐसे बनाए गए थे कि लंबे घेराव की स्थिति में भी किला आत्मनिर्भर बना रहे। किले का केंद्रीय भाग एक मजबूत दुर्ग चोटी है, जहां राजा और सेना के प्रमुख निवास करते थे। यहां से पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखी जा सकती थी। किले में शिल्प और अलंकरण कम है, पर इसकी सैन्य उपयोगिता और स्थापत्य दक्षता उसे अन्य भारतीय दुर्गों से विशिष्ट बनाती है। यादव काकतीय होयसल संघर्ष। दक्कन का मध्यकालीन इतिहास 3 महाशक्तियों के त्रिकोणीय संघर्ष से भरा हुआ है: यादव, काकतीय और होयसला। ये तीनों साम्राज्य राजनीतिक रूप से समान शक्ति रखते थे और दक्कन की उपजाऊ भूमि, व्यापारिक मार्गों और सामरिक दोआबों पर अधिकार पाने की चेष्टा निरंतर करते रहते थे। यादव और काकतीय संघर्ष मुख्य रूप से तुंगभद्रा, कृष्णा दोआब और वारंगल करीमनगर क्षेत्र पर केंद्रित था। यादवों का उद्देश्य इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना था, क्योंकि इस पर अधिकार होने से उनकी दक्षिण भारत में स्थिति मजबूत हो जाती थी। काकतीय भी इस क्षेत्र को अपने पूर्व पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। इस संघर्ष में यादव कभी आगे तो कभी पीछे रहे, पर सिंहन के समय उन्होंने स्पष्ट बढ़त बना ली। होयसलों के साथ यादवों का संघर्ष सबसे तीव्र था। रायचूर दोआब दोनों राज्यों के लिए जीवन रेखा की तरह था। यह क्षेत्र केवल उपजाऊ नहीं था, बल्कि सैन्य मार्गों का मुख्य केंद्र भी था। होयसल राजा विष्णुवर्धन और बाद के शासकों ने भी इस क्षेत्र पर दावा किया, पर सिंहन द्वितीय ने अपनी सैन्य क्षमता के बल पर बार बार विजय प्राप्त की। इस संघर्ष में पहाड़ी क्षेत्रों का नियंत्रण, तेज सैन्य अभियान,
और घुड़सवार सेना निर्णायक भूमिका निभाती थी। यादव काकतीय होयसल संघर्ष का समग्र परिणाम यह हुआ कि दक्कन का राजनीतिक तंत्र सदा गतिशील और तनावपूर्ण बना रहा। इस त्रिकोणीय संघर्ष ने दक्कन की राजनीतिक सीमाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सैन्य रणनीतियों को नए रूप दिए। यादव प्रशासन और अर्थव्यवस्था। देवगिरी के यादवों की शासन व्यवस्था और आर्थिक जीवन। देवगिरी के यादवों का राज्य दक्कन के मध्य भाग में फैला हुआ था, जहां खेती, चरागाह, व्यापारिक मार्ग और पहाड़ी किलों का अद्भुत सम्मिलन मिलता था। ऐसी भूमि पर राज्य चलाने के लिए केवल वीरता ही नहीं, बल्कि सुदृढ़ प्रशासन और संगठित आर्थिक व्यवस्था की भी आवश्यकता थी। यादव शासकों ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि यदि दक्कन पर स्थिर शासन चाहिए तो गांव तक पहुंची हुई प्रशासनिक पकड़ और मजबूत राजस्व व्यवस्था अनिवार्य है। राजा राज्य तंत्र का केंद्र था। देवगिरी का नृप स्वयं को धर्म, न्याय और नीति का संरक्षक मानता था। उसके चारों ओर मंत्रिपरिषद, सेनापति, महाजनपदों के प्रतिनिधि, धार्मिक आचार्य और सामंतों का घेरा रहता था। निर्णय राजा के नाम से होते, परंतु व्यावहारिक प्रशासन बहुस्तरीय रूप में काम करता था। राज्य को मंडल, देश, विषय और ग्राम इकाइयों में बांटा गया था। प्रत्येक स्तर पर एक अधिकारी या सामंत नियुक्त था, जो कर संग्रह, न्याय, सुरक्षा और राजाज्ञा के पालन की जिम्मेदारी निभाता था। कई बार स्थानीय क्षत्रिय और पुरानी सामंती कुलों को ही इन पदों पर रखा जाता, ताकि स्थानीय समाज भी सत्ता से जुड़ा रहे। राजस्व व्यवस्था का आधार भूमि थी। दक्कन की काली और लाल मिट्टी नदियों के किनारे के मैदान और सिंचित क्षेत्रों से उपज पर कर लिया जाता था। जमीन की उर्वरता, फसल के प्रकार और सिंचाई की सुविधा के अनुसार कर का अनुपात बदलता था। कहीं उपज का निश्चित भाग लिया जाता तो कहीं नकद कर लिया जाता। खेती के साथ साथ पशुपालन भी बड़े स्तर पर होता था और गाय, भैंस, घोड़े तथा अन्य पशु भी अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व का स्रोत थे। राज्य ने तालाबों, कुओं, नालों और छोटी बड़ी नहरों के निर्माण पर ध्यान दिया, क्योंकि दक्कन के लिए जल संरचना ही जीवन रेखा थी। कई शिलालेख बताते हैं कि यादव शासकों, सामंतों और धनी गृहस्थों ने अपने अपने क्षेत्रों में तालाब और बांध बनवाए, जिन्हें कर छूट और दान प्रथाओं से जोड़ा गया था। व्यापार भी यादव अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ था। देवगिरी उत्तरी भारत, गुजरात, कोंकण, कर्नाटक और आंध्र को जोड़ने वाले मार्गों के बीच में स्थित था। इस स्थिति का लाभ उठाकर यादव शासकों ने व्यापारिक करों, मार्ग शुल्क, मंडी प्रणाली और शहरी हाट बाजारों को व्यवस्थित किया। घोड़े, कपड़े, लोहे के औजार, मसाले, अनाज, घी और कपास के व्यापार से राज्य को अच्छा राजस्व मिलता था। गुजरात और पश्चिमी तट के बंदरगाहों से जो विदेशी वस्तुएं आती, उनका रास्ता अक्सर देवगिरी के क्षेत्र से होकर गुजरता। इस प्रकार यादव राज्य अंतर्देशीय वाणिज्य का महत्वपूर्ण कड़ी था। राज्य का व्यय सेना, प्रशासन, किलों की रक्षा, सड़क निर्माण, धर्मस्थलों और मठों के पोषण तथा राजदरबार की मर्यादा पर होता था। पराक्रमी शासक होने के साथ साथ यादव राजा आर्थिक दृष्टि से भी सजग थे। इसीलिए उनके शासन में दक्कन के किसानों और व्यापारियों के लिए अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण बना रहा, जब तक कि उत्तर की ओर से तुर्क अभियानों का दबाव नहीं बढ़ा। यादवकालीन धर्म, समाज और संस्कृति। देवगिरी के यादव केवल राजनीतिक सत्ता के धारक नहीं थे, वे दक्कन की सांस्कृतिक आत्मा के भी महत्वपूर्ण वाहक बने। उनके शासनकाल में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र क्षेत्र की धार्मिक धाराएं, लोक संस्कृति, भाषा, संगीत और भक्ति परंपरा एक दूसरे से घुल-मिलकर एक नए सांस्कृतिक रूप में उभरती हैं। धर्म के स्तर पर यादव युग अत्यंत बहुरंगी था।
शैव और वैष्णव दोनों परंपराएं सशक्त थीं। देवगिरी और आसपास के क्षेत्रों में शिवालयों, देवालयों, मठों और तीर्थ स्थलों को व्यापक राजाश्रय प्राप्त था। अनेक यादव शासक स्वयं को भगवान शिव या विष्णु का भक्त बताते हैं, पर साथ ही वे जैन और बौद्ध तथा वीरशैव और नाथ योगियों जैसी परंपराओं का भी सम्मान करते हैं। इस युग में वीरशैव लिंगायत आंदोलन का प्रभाव बढ़ता है, जो कर्मकांड के विरोध और व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देता है। यादव राजाओं ने इस आंदोलन से टकराव के बजाय इसे सामाजिक ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया, जिससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण बना रहा। समाज की संरचना बहुस्तरीय थी। ब्राह्मण वर्ग धार्मिक, शैक्षणिक और विधिक क्षेत्र में प्रमुख था। क्षत्रिय और सामंती कुल राजनीतिक नेतृत्व करते थे। वैश्य और व्यापारी वर्ग व्यापार, वित्त और शहरी जीवन की धुरी थे। शूद्र और शिल्पी वर्ग खेती, कारीगरी, निर्माण, वस्त्र निर्माण और दैनंदिन जीवन की रीढ़ थे। परंतु केवल शास्त्रीय वर्ण व्यवस्था से यादव समाज को नहीं समझा जा सकता। अनेक जातियां किसान, योद्धा, चरवाहा, क्षत्रिय या व्यापारी शिल्पकार के रूप में उभरती हैं, जिनकी अपनी अपनी जाति, संघ और पंचायतें थी। संस्कृति के स्तर पर यह काल भक्ति और लोक अभिव्यक्ति का युग है। महाराष्ट्र की संत परंपरा में ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, नामदेव और अन्य संत इसी वातावरण में सामने आते हैं या उसकी तैयारी करते हैं। मराठी भाषा बोलचाल से आगे बढ़कर साहित्यिक रूप लेने लगती है। कीर्तन, अभंग, ओवी, कथा, कीर्तन जैसे रूप लोकप्रिय होते हैं। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं रहते, बल्कि वे संगीत, नृत्य, कथा वाचन और सामाजिक मेल मिलाप के केंद्र बन जाते हैं। इस काल की कला दृष्टि भी उल्लेखनीय है। देवगिरी और आसपास के क्षेत्रों में मंदिर शिल्प, मूर्तिकला, स्तंभ कला और अलंकरण से पता चलता है कि यादव काल के शिल्पी परंपरागत चालुक्य राष्ट्रकूट शैली को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय स्वाद के अनुसार उसे ढाल रहे थे। लोक देवताओं, ग्राम देवी, वीर पुरुषों और संत कथाओं की छवि भी कला और लोक कथाओं में दिखती है। कुल मिलाकर यादवकालीन धर्म और संस्कृति न तो संकीर्ण थी और न ही एकरूप। यह भक्ति, शास्त्रीय धर्म, लोक विश्वास, कला, भाषा और संत परंपरा का ऐसा संगम था, जिसने बाद के मराठी दक्कनी सांस्कृतिक ढांचे की नींव रखी। देवगिरी दिल्ली सल्तनत संघर्ष। देवगिरी और दिल्ली के बीच संघर्ष भारतीय मध्यकाल के उस अध्याय को उद्घाटित करता है, जहां उत्तर भारत की तुर्क सल्तनत पहली बार दक्कन की राजनीतिक दुनिया में पूरी शक्ति के साथ प्रवेश करती है। यादवों के लिए यह संघर्ष केवल सैनिक चुनौती नहीं था, बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था पर एक गहरा आघात भी था। इस संघर्ष की प्रारंभिक गूंज उस समय सुनाई देती है जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और अपने साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने की योजना बनाता है। 1296 ई के आसपास वह स्वयं एक तेज और अचानक अभियान के साथ देवगिरी पर चढ़ाई करता है। देवगिरी के राजा रामचंद्र यादव उस समय पूर्ण तैयारी में नहीं थे। देवगिरी का दुर्ग भले ही अजय जैसा था, पर अचानक आक्रमण, तेजी और अनुशासित घुड़सवार सेना के सामने यादव सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। देवगिरी घिर गया और अंततः रामचंद्र को संधि करनी पड़ी। भारी धनराशि, सोना चांदी, हाथी और घोड़े दिल्ली की ओर भेजे गए और यादव राज्य ने नाम मात्र की अधीनता स्वीकार की। कुछ समय के लिए यह संबंध श्रद्धांजलि और अधीनता के संतुलन पर चलता रहा। रामचंद्र को सल्तनत की दृष्टि में वफादार जागीरदार की तरह स्वीकार कर लिया गया और उसे अपने राज्य में शासन जारी रखने दिया गया। किंतु दिल्ली में शक्ति संतुलन आक्रामक था, स्थिर नहीं। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य के दक्षिणी हिस्सों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लाना चाहता था।
दूसरा भारी आघात तब आता है जब मलिक काफूर को दक्कन अभियानों के लिए भेजा जाता है। वह देवगिरी पुनः आता है, इस बार और अधिक शक्ति और संसाधनों के साथ। रामचंद्र उसके प्रति नरम रवैया अपनाते हैं और सल्तनत के हितों के साथ स्वयं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन रामचंद्र के बाद स्थिति बदल जाती है। उत्तराधिकार और आंतरिक अस्थिरता के कारण यादव राज्य कृष्ण और फिर शंकरदेव के समय में राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ने लगा। मलिक काफूर और बाद में खिलजी सेनापतियों ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए देवगिरी पर अंतिम प्रहार किया। कठिन लड़ाइयों के बाद देवगिरी पूरी तरह सल्तनत के अधिकार में चला गया। यादव शासन का अंत हो गया और देवगिरी को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के समय दौलताबाद नाम देकर राजधानी तक बना दिया गया। देवगिरी दिल्ली संघर्ष ने दक्कन के इतिहास की धुरी बदल दी, जहां पहले चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव जैसे स्थानीय वंश प्रमुख थे, अब वहां उत्तर भारत की सल्तनत और बाद में बहमनी तथा दक्कनी सल्तनतों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। यादव वंश का समग्र कालानुक्रमिक इतिहास। यादव वंश का इतिहास समझने के लिए उसे एक सतत धारा के रूप में देखना आवश्यक है, जहां प्रारंभ में वे किसी बड़े साम्राज्य के सामंत हैं, फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्ति बनते हैं और अंततः एक स्वतंत्र दक्कनी साम्राज्य के रूप में उभरकर दिल्ली सल्तनत के सामने पराजित होते हैं। प्रारंभिक चरण में यादव या सेवुण बटा सेऊण राष्ट्रकूटों और बादामी कर्नाटक परंपरा से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। वे सेना नायक, सीमांत सरदार और स्थानीय प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। उनके प्रारंभिक केंद्र सीऊण, पैठण और नासिक क्षेत्र में मिलते हैं। समय बीतने के साथ जब राष्ट्रकूट और पश्चिमी चालुक्य कमजोर पड़ने लगते हैं, यही यादव सामंत अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। मध्यकाल में भिल्लम भी वह शासक है जो लगभग 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देवगिरी को राजधानी बनाकर स्वतंत्र यादव राज्य की घोषणा करता है। उसके प्रयासों से राज्य की सीमाएं उत्तर में नर्मदा तक, दक्षिण में कर्नाटक की सीमा तक और पूर्व पश्चिम में सतपुड़ा से कोंकण तक फैलने लगती हैं। भिल्लम के बाद सिंहण द्वितीय वह राजा है जो इस विस्तार को स्थिरता और प्रतिष्ठा में बदल देता है। उसके शासन में यादव राज्य दक्कन की सबसे प्रमुख शक्तियों में गिना जाने लगता है। इसके बाद का काल कृष्ण, महादेव और रामचंद्र जैसे शासकों का है, जो राज्य को संभालते तो हैं, पर धीरे धीरे बाहरी दबाव और आंतरिक समस्याओं से घिर जाते हैं। रामचंद्र के समय तक यादव राज्य अभी भी संपन्न और प्रभावी है, पर दिल्ली सल्तनत से टकराव उसे भीतर से कमजोर करने लगा। रामचंद्र के बाद उत्तराधिकार के सत्ता की थकान और सल्तनत के बढ़ते सैन्य दबाव के चलते यादव शासन शंकरदेव के समय में ढह जाता है। इस तरह यादव वंश की काल धारा को 3 बड़ी अवस्थाओं में देखा जा सकता है। पहला, सामंत से उभरती हुई शक्ति। दूसरा, भिल्लम और सिंहण के समय का चरम विस्तार और स्थिरता। तीसरा, रामचंद्र और शंकरदेव के समय का संघर्ष और पतन। इन तीनों चरणों को जोड़कर देखें तो देवगिरी के यादव दक्कन के उस मध्यकालीन युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें स्थानीय राजवंश अपने बलबूते पर बड़ी क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरते हैं और फिर उत्तरी भारत की केंद्रीकृत सल्तनत से टकराकर इतिहास के मंच से हट जाते हैं, पर अपनी सांस्कृतिक छाप पीछे छोड़ जाते हैं। Please like, subscribe and comment. Comment.